Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 2 of the rise of nationalism in Europe. Okay, let us begin. In this part we are going to cover the French Revolution and the ideas of nation which comes from the France. Okay. As you have already studied in class 9th about the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा जो क्लास 9th में तुमने पढ़ा था. ठीक है. In 1789, France was a full-fledged territorial state under the rule of an absolute monarch. तो जो तुम्हें पता ही है कि जो फ्रांस का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1789 में. उस टाइम पर फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट. तो फ्रांस एक स्टेट हुआ करता था जिसकी खुद की टेरिटरी भी हुआ करती थी और वो था किसके अंडर में? एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में. ठीक है. राजाशाही थी. लुई 16 उस टाइम पर किंग थे. He was the king during this revolution time. ठीक है. The political and the constitutional changes took place in the wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens. ठीक है. उसमें बहुत सारे political changes आए. क्लास 9th में तुमने ये सारे पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से political changes आए थे. पहले constitutional monarchy बनी, उसके बाद रिपब्लिक बना. वो सारे जो चेंजेस टेक प्लेस हुए थे ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वो सारे जो हैं वो क्यों हुए, क्या कारण थे और वहाँ पर से नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इन्होंने पूरे यूरोप में फैलाई, इसके बारे में हम समझेंगे आज. ठीक है. द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल वो वुड हैंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. ठीक है. जो रिवॉल्यूशन था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, इसी ने लोगों के मन के अंदर, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना जगाई और पूरी डेस्टिनी बदल दी. ठीक है. पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरीके से इसने बदल के रख दिया. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ये क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ और इसने किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस किए, ये तो हम लास्ट टाइम क्लास 9th में पढ़ ही चुके हैं. लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज थे ये इतने सक्सेसफुल हुए क्यों, इसका क्या कारण था? इसका कारण था एक कॉमन आइडेंटिटी होना. ठीक है. अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना, यूनाइट रहना और एक कॉमन आइडेंटिटी रखना. ठीक है. जो ये नेशन की फीलिंग है लोगों के अंदर आने लग गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही, और लोग सब एकजुट होके विद्रोह करना चाह रहे थे. इस वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप में फैलती है. किस तरीके से हम इस लेक्चर में समझेंगे. देखो, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, ये एक तरीके से स्टार्ट हो रहा था नेशन स्टेट बनना. फ्रांस ने ये स्टार्ट किया था और पूरे यूरोप में ये फैलाया गया. ठीक है. एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2017 में. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in the 1789. Examine this statement. तो ये एक क्वेश्चन है कि फ्रांस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का जिसकी वजह से पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन फैला. तो आप अपना स्टेटमेंट बताओ किस तरीके से. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिवॉल्यूशनरी प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु would henceforth constitute the nation and shape its destiny. ठीक है. और यहाँ से ही ये रिवॉल्यूशन, ये 2 पॉइंट्स तो तुम्हें यहाँ से लिखने और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझते हैं किस तरीके से इन्होंने नेशनलिज्म की जो फीलिंग है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरह से लोगों के दिल में डाल दी. ठीक है. देखो, what steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity and among the French Revolution. ठीक है. जो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी है कि हम लोग एक साथ हैं, हम लोग एक देश के हैं, हम लोग एक कंट्री के हैं, ये जो फीलिंग है
ये रिवॉल्यूशनरीज ने किस तरीके से लोगों के मन में डाली थी, फ्रेंच पीपल के दिल में कैसे ये फीलिंग आई। ठीक है, देखो ये फीलिंग आई बहुत सारी चीज़ों से। किस तरीके से आपको किसी कंट्री के बारे में समझ में आता है, अगर मैं पूछता हूँ कि आप इंडिया के हो या किसी भी दूसरी किसी भी कंट्री के हो, तो आप दूसरी कंट्री से किस तरीके से अलग होके ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस कंट्री के हो, या आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो उसके लिए हमें चाहिए फ्लैग। ठीक है, एक कंट्री की बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, एक उसका झंडा होता है, फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल सॉन्ग होता है, हर एक कंट्री का डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके की फीलिंग जो है फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, और ये फिर धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैली। तो देखो क्या क्या इन्होंने मेजर्स लिए या कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की, जिसके कारण से नेशन स्टेट की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस के पीपल के लोगों के अंदर आई। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तुम्हें याद करना है। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे द फादरलैंड एंड ला सीत्रियो द सिटीजन। ठीक है, इन्होंने एक फीलिंग डाली ला पात्रे और ला सितियो। ठीक है, ये ला पात्रे और ला सितियो क्या होता है, ला पात्रे देखो PATRIE। ठीक है, पैट्री का मतलब वैसे होता है फादर। ठीक है, तो उसी से ये वर्ड बना है, ला पात्रे मीन्स फादरलैंड, और ऐसे भी याद कर सकते हो PAPA, जैसे पापा होते हैं वैसे ही फादरलैंड। और सितियोन का तो मतलब तुम समझ ही जाओगे आसानी से, सिटीजन। लापात्रे का मीनिंग है फादरलैंड, और ला सितियों का मीनिंग है सिटीजन, द सिटीजन्स। ठीक है, इन्होंने कि ये जो एरिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो एरिया ये किसका है, ये हमारे फादर का है, तो इसे क्या कहा जाएगा, फादरलैंड। और हम इसके क्या हैं, ली सीतियो मतलब हम इसके क्या हैं, सिटीजन्स हैं। इस तरीके की फीलिंग जो है फ्रांस के लोगों में आने लगी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर का फ्लैग इन्होंने चूज़ किया था, ये वाला। ठीक है, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग जो है ट्राई कलर का इन्होंने चूज़ किया अपनी कंट्री के लिए, टू रिप्रेजेंट द कंट्री। स्टेट जनरल जो था उसका नाम बदल के इन्होंने रीनेम कर दिया था उसे, और उसका नाम क्या रख दिया था, नेशनल असेंबली। ठीक है, पहले जो भी मीटिंग हुआ करती थी वो स्टेट जनरल में हुआ करती थी, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, वो रख दिया गया था नेशनल असेंबली। ठीक है, बहुत सारे न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स कॉमेमोरेट इन द नेम ऑफ नेशन। ठीक है, गाने बनाए गए। ठीक है, बहुत सारी ओथ ली गई देश के नाम पर। ठीक, और जो मार्टियर्स थे, जो लड़ाइयों में लड़े थे, और उसकी उन लड़ाइयों में जो मारे गए थे, उन सारे मार्टियर्स को देश के नाम पर कॉमेमोरेट किया गया, मतलब कि श्रद्धांजलि दी गई। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो कि सारे यूनिफॉर्म लॉज बनाया करता था। ठीक है, सबके लिए बराबर इक्वल लॉज बनाया करता था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। जब ये नेशन स्टेट बन रहा था, यानी कि जब ये चेंजेस आ रहे थे, तो फिर क्या हुआ, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो भी ड्यूज़ बचे हुए थे, मैनोरियल ड्यूज़, वो सब क्या कर दिए गए, अबॉलिश कर दिए गए। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। ठीक है, जो वेट्स और मेज़र करने के लिए बहुत सारे यूनिफॉर्म सिस्टम लिए गए। क्या हो रहा था कि एक कंट्री में कुछ और वेट यूज़ किया जाता था, दूसरी कंट्री में कुछ और वेट यूज़ किया जाता था। तो एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इक्वल होना चाहिए, सब चीज़ मेज़रमेंट जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। इसलिए जो एक फॉर इक्वल मेज़रमेंट एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, ताकि जो वेट यहाँ पर है वही वेट दूसरी कंट्री में, वही सेम स्टैंडर्ड पे वही वेट और वही मेजरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट और अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच पीपल्स। ठीक है, फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और एक कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच जो है उसे कॉमन लैंग्वेज बना लिया गया। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए ताकि लोगों के अंदर क्या है, एक फीलिंग आए ऑफ नेशन की। क्या क्या स्टेप्स लिए गए, एक आइडिया डाला गया पाइत्रो लेसितियों का। ठीक है, उनके लिए एक फ्लैग बनाया गया, नेशनल असेंबली बना दी गई, जो पुरानी असेंबली थी वो सब खत्म कर दी,
गाने, सॉन्ग्स, ठीक है, नेशनल एंथम, ओथ्स, मार्टियर्स को कॉमेमोरेट किया जाता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था, जो भी पुरानी प्रथाएं थी, जो भी पुरानी गलत चीज़ें थी, वो सब खत्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट्स के लिए और फॉर वेज के लिए, और फ्रेंच को एक लैंग्वेज बना लिया गया, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस के अंदर एक फीलिंग आना स्टार्ट हो चुकी थी नेशनलिज्म की, ठीक है। What was the main aim of the revolutionaries behind the French Revolution? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे क्या मेन एम था रिवॉल्यूशनरीज का, जिन्होंने ये रिवॉल्यूशन चेंज, पूरा रिवॉल्यूशन किया, उन लोगों का क्या मेन एम था? देखो, रिवॉल्यूशनरी डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उनका उनका ये मानना था कि ये मिशन है और डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, कि वो क्या करें, टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ द यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस, ठीक है। जो पुराना डिस्पोटिज्म चल रहा था, जो कट्टरपंथी चल रही थी, उसको ख़त्म कर दिया जाए और राजाशाही को ख़त्म कर दिया जाए, और अब लोगों को क्या बनना चाहिए, जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, फ्रांस क्या करेगा, उन्हें लिबरेट करेगा। लिबरेट का मतलब यहाँ पर है फ्री करेगा उस डिस्पोटिज्म से, और या इसका मतलब ये भी है कि सारे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है उनको हेल्प करेगा नेशन बनने में, नेशन बनाने में। तो ये इनका मेन एम था कि रिवॉल्यूशनरीज ये सोचा करते थे कि जो फ्रांस है वो लीड कर रहा है टुवर्ड्स द नेशनलिज्म, ठीक है, और वो सारी कंट्रीज़ को, जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उन सबको नेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहा है। हाउ वाज द फ्रांस रिस्पॉन्सिबल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप? किस तरीके से उन्होंने अदर पार्ट ऑफ यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाया? तो देखो, ये फीलिंग तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि फ्रांस में कैसे फीलिंग आई, कैसे लोगों के अंदर फीलिंग लाई, और धीरे धीरे करके ये फ्रांस वाली जो फीलिंग है ये पूरे यूरोप में ये लोग फैलाते हैं। किस तरीके से, अब समझते हैं। देखो, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द अदर यूरोपियन कंट्रीज। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, एक विद्रोह चल रहा था फ्रांस के अंदर, तब दूसरी जो कंट्रीज थी, जो आस पड़ोस की नेबरिंग कंट्रीज थी यूरोपियन, वहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का? स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेशनल मिडिल क्लास बिगिन टू सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। तो याद करो कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक जैकोबियन क्लब था, जो कि बहुत पॉपुलराइज हुआ था 1792 में, ठीक है, उसने जो है फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज कर दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से उसे रिपब्लिक बना दिया था। तो इसी तरीके से अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेंबर्स थे जो एजुकेशनल मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हुआ करते थे। उन्होंने भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपनी अपनी कंट्री में मतलब जैकोबियन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ द यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशंस, ठीक है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। देखो, जो एक तो क्या हुआ कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले क्या हुआ कि बहुत सारे जैकोबियन क्लब्स बन गए, ठीक है, जिस तरीके से फ्रांस में बने थे। और क्या हुआ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और कैंपेन हुआ करते थे फ्रेंच आर्मी के, जब वो दूसरी कंट्रीज़ में लड़ने जाया करते थे 1790s के टाइम पर, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड या इटली जब वो जाया करते थी आर्मीज़, तो ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो वहाँ पर लेके जाया करती थी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, ठीक है। तो जो ये रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हुई थी जब पर्शिया और, याद करो 1792-93 के आसपास, जब पर्शिया और ऑस्ट्रिया की वॉर हुई थी, उस टाइम पर जो फ्रेंच आर्मी वहाँ पर गई थी लड़ने, तो वो उस टाइम पर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो वहाँ पर उन्होंने फैलाना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम से, 1790 के टाइम से, ठीक है। इस तरीके से जो अदर यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग्स जाना स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं जब नेपोलियन आ चुका था, और नेपोलियन का एक कोड था जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था, या फ्रेंच या फ्रांस का सिविल कोड कहा जाता है इसे। 1804 में एक कोड लेके आता है, कोड एक तरीके से कानून जैसे समझ लो तुम इसे, ठीक है, और वो पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही चेंज कर देता है फ्रांस के।
इसने बहुत हेल्प करी नेशनलिज्म की में तो है ही है, लेकिन एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज करने में भी नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। क्वेश्चन है देखो, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, द नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. एक कोटिंग है कि जो नेपोलियन है उसने फ्रांस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, मतलब डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, वो बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी था और उसने पूरे ही सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट बना दिया था। रैशनल यानी लोगों के लिए बहुत ही आसान और एफिशिएंट बना दिया था। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और आर्ग्यूमेंट के साथ हमें बताना है। देखो कि क्या क्या नेपोलियन कोड में था, पॉइंट्स कौन कौन से थे। तो ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुम्हें याद रखने हैं। पहला पॉइंट है नेपोलियन सिविल कोड में था क्या। सबसे पहला पॉइंट है जितने भी ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वर रिमूव्ड। याद करो कि जब हम रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 स्टेट हुआ करते थे, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3। जो फर्स्ट 2 स्टेट्स हुआ करते थे उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। ठीक है, तो जब नेपोलियन का सिविल कोड आता है तो वो सारे जितने भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन सबको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, जो बर्थ पे बेस्ड होके प्रिविलेजेस मिले होते हैं सिटीजन्स ऑफ फ्रांस को, वो सारे क्या कर देता है, वो अबॉलिश कर देता है। ठीक है, रिमूव कर देता है। दूसरा वो क्या करता है, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब वो प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देता है, रिमूव कर देता है, तो वैसे भी इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है, लेकिन वो इसके थ्रू भी वो बताना चाहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। फिर क्या करता है, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। जो गरीब किसान होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो थे बड़े, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग आसानी से ले लिया करते थे, लेकिन अब नेपोलियन सिविल कोड के अकॉर्डिंग कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। वो क्या करता है, सबकी प्रॉपर्ट राइट टू प्रॉपर्टी का एक एक्ट लाता है और सबकी प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर कर देता है कि जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी। देखो कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी वो सिस्टम्स लाता है। जब वो फाइट करने जाया करता था, वॉर करने जाया करता था दूसरी कंट्रीज में, तो वहाँ पर उसने बहुत सारी कंट्री, जो बहुत सारा यूरोपियन की कंट्रीज हैं वहाँ पर उसका कब्जा था। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी जिस पे कब्जा था, जैसे इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली और जर्मनी। उसके कुछ एरियाज थे जहाँ पर उसने जिसे उसने कैप्चर किया हुआ था। किसने, नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्टे ने। ठीक है, वो एक जनरल हुआ करते थे, बहुत फेमस जनरल हुआ करते थे और पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने जो है बहुत सारा एरिया कैप्चर किया हुआ था, तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे, जैसे कि ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर मेड। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वहाँ पर उन्होंने बनाए, बहुत ही आसान कर दिया लोगों के लिए कि आप किसी भी काम को, सरकारी काम को आसानी से करा सकते थे। जो फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, याद करो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो लोअर स्टेट वाले लोग हुआ करते थे उन्हें कुछ ना कुछ कंपलसरी अमाउंट पे करना पड़ता था जो अपने से हायर स्टेट वाले लोग हैं। ठीक है, तो वो सारे ड्यूज जो थे, फ्यूडल सिस्टम जो है उसने पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। तो अब कोई भी जो अपर स्टेट वाला पर्सन है वो लोअर कास्ट वाले को दबा नहीं सकता था। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जो भी सर्फडम का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के यहाँ पर खेत में जाके काम करना, ठीक है, उसके अंडर काम करना। तो वो सारे जो उन किसानों को दूसरों के खेतों में जाके काम करना होता था, तो वो ख़त्म करवा दिया उन्होंने। जो भी मैनोरियल ड्यूज थे, ठीक है, जो लगान बाकी हुआ था, वो भी, ड्यूज का मतलब यहाँ पर यह है कि जो काम करने वाले लोग थे, जिस जमींदार के यहाँ काम जो करते थे, तो उनके उनके ऊपर जो कर था वो भी उन्होंने हटा दिया, मनोरल ड्यूज भी उन्हें ख़त्म कर दिए। इन द टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या था, देखो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से होता है, जो व्यापारी होते हैं बहुत सारे, वो आपस में लिंक बना के रखते हैं एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ, और वो एक गिल्ड फॉर्म की तरीके से होता है, मतलब एक तरीके से सिस्टम होता है चलने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो कि एक प्रोडक्ट जो है, जैसे किसान है कोई, तो वो खेत में कुछ उगाता है, वो फिर पहले किसको बेचेगा, वो जाएगा
तो वो मार्केट में बेचने जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में अगर उसका नहीं बिका तो फिर वो क्या करेगा, एजेंट को दे देगा। एजेंट क्या करता है फिर आगे, एजेंट मतलब ट्रेडर होते हैं वहाँ पर, तो वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, मर्चेंट को देते हैं, मर्चेंट के बाद रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाता है। तो बहुत बड़ी चेन होती है एक तरीके से, तो ये गिल्ड फॉर्म की चेन होती है। तो एक्चुअली क्या था, फ्रांस में ये सिस्टम नहीं था उस टाइम पर, और इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि आप एक गिल्ड नहीं बना सकते, यानी कि आप जो व्यापारी हैं एक दूसरे से जुड़े नहीं रह सकते। तो इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को उसने रिमूव कर दिया था नेपोलियन सिविल कोड ने। और उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया था जो कि आज भी बड़ा फेमस है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज्ड वेट कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि अगर एक वेट स्टैंडर्डाइज वेट रहेगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैंडर्डाइज वेट का क्या मतलब है कि सब जगह एक जैसा ही सिस्टम चले। जैसे कि अगर 1 किलो का कोई वॉट है, मतलब 1 किलो का कोई पीस है, तो वो सब जगह इक्वल ही होना चाहिए, सब जगह 1 किलो ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह 800 ग्राम है और एक जगह 700 ग्राम है। तो एक स्टैंडर्डाइज वेट होना चाहिए, ताकि जैसे आज की डेट में स्टैंडर्डाइज वेट है, सब जगह तुम जाओ तो 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होता है, वो उतना ही तुलता है जितना वो एक जगह तुल रहा है या कहीं और। या तो आप वाट पे तोल लो या किसी तरीके से भी तोल लो, वो सेम रहेगा, वो स्टैंडर्डाइज्ड वेट है, ठीक है। मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स स्टैंडर्डाइज कर दिए गए, और एक कॉमन नेशनल करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। एक करेंसी, बस एक ही करेंसी होगी जो पूरी कंट्री में एक करेंसी चलेगी। तो इस तरीके से भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों में रहती है, ठीक है। तो ये था नेशनल सिविल कोड। एक सारे प्रिविलेजेस उन्होंने रिमूव कर दिए, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को उसने वो क्या कर दिया, सिक्योर कर लिया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी थी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया था, और स्टैंडर्ड वेट मेजर एंड कॉमन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ नेपोलियन कोड से, जो नेपोलियन का कोड था उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला? जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, उन सबको बड़ा ही फ़ायदा हुआ, ठीक है। उनको फ्रीडम मिली बहुत ज़्यादा। जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वर्कर्स थे, जो हम पहले से दबे हुए थे, लोग उन्हें दबा रहे थे मैनोरियल ड्यूज से, सर्फडम से, ठीक है, और फ्यूडल प्रिविलेजेस से। तो अब उन्हें कोई भी, किसी का भी कोई कर्ज नहीं था, किसी के अंडर नहीं रहते थे, तो वो फ्रीडम उन्हें मिलने स्टार्ट हो गई थी। किसकी वजह से? नेपोलियन कोड की वजह से। जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उनको भी बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव कर दी गई थी। अब आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचा करते थे, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इन्हें उससे, ठीक है। और क्या क्या रीजंस थे, नेपोलियन कोड ने किस तरीके से इनकी हेल्प करी? दे रियलाइज दैट द यूनिफॉर्म लॉज, जो यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए सेम कानून है, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूव एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। जो यूनिफॉर्म लॉ है, स्टैंडर्डाइज वेट है, इसके कारण से, और एक कॉमन नेशनल करेंसी होने के कारण से, अब एक सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से मूव कर पाएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बहुत ही इजी हो जाएगा एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो आप अगर कोई सामान बेचना चाहते हो तो आसानी से बेच पाओगे, कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, तो वो भी आसानी से आप कर पाओगे। तो नेपोलियन कोड ने ये बहुत हेल्प की बिजनेसमैन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे नेपोलियन सिविल कोड के, तो वो अब ड्रॉबैक्स समझ लेते हैं हम। देखो, हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरिया कॉन्कर्ड बाय द नेपोलियन रिएक्टेड टू द फ्रेंच रूल? तो जो लोकल पीपल थे, जो जिन 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 एरियाज़ को नेपोलियन ने कैप्चर किया हुआ था, अपने अंडर लिया हुआ था, वहाँ पर के जो लोग थे, वो लोगों का रिएक्शन क्या था जब जो चेंजेस नेपोलियन ने किए, ठीक है, नेपोलियन कोड जो आया उसकी वजह से जो चेंजेस हुए, और जो वहाँ का उसको कॉन्कर करने के बाद वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था? देखो, इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। तो जो फ्रेंच रूल वहाँ पर लागू हो गया था,
क्योंकि जो नेपोलियन होता है वो बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेता है, यानी कि अपने अंडर ले लेता है, उन्हें हरा देता है राजाओं को और अपने अंडर ले लेता है। तो उस टाइम पर जो लोग थे उनका जो रिएक्शन था वो मिक्स था। In Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan और Warsaw, the French armies were welcomed as a harbinger of liberty. बहुत सारे एरियाज में जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान या वॉर्सो, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर लोग बड़े खुश हुए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वहाँ का जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो अपने राजा से बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि कोई एक नया सिस्टम आए जो कि बहुत लोगों के लिए अच्छा हो। तो जब उन्हें ये बात पता चली कि जो फ्रांस है उसने हमें कैप्चर कर लिया है, अब मतलब उसने हमें अब अपने अंडर ले लिया है, तो जब फ्रांस रूल आ गया है अब, तो उससे वो बड़े खुश थे कि अब हमें क्या मिल गया है, हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी। हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि फ्रीडम का अनुभव होने वाला है अब, ठीक है, कि अब एक तरीके से फ्रीडम मिल गई है अब उन्हें, ठीक है, फ्रांस जो है अब उन्हें फ्रीडम दे देगा। तो वो बड़े ज़्यादा खुश थे इस बात से। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom. ठीक है, जो पहले तो वो बहुत खुश थे लेकिन धीरे धीरे उनकी जो वो खुशी थी वो कम होती चली गई। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, उन्हें लगा कि हम तो बंध गए हैं अभी, एज इट बिकम, क्योंकि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे वो तो अच्छे थे लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। जैसे कि क्या कारण थे जो वो लोग हॉस्टाइल फील करने लगे थे, बंधे हुए फील करने लगे थे, और जो उनकी खुशी जो है वो कम हो गई थी, किस कारण से। तो नेगेटिव्स क्या थे नेपोलियन रूल के, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चलाना होता है, कोई भी देश चलाना होता है, तो तब क्या होता है, आपको टैक्स इंक्रीज करना पड़ता है। तो नेपोलियन ने भी वही किया, इंक्रीज द टैक्सेशन, और उसने सेंसरशिप लगा रखी थी। सेंसरशिप क्या क्या मतलब होता है कि किसी को भी कोई बोलने का अधिकार नहीं था, मतलब उसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ कोई बात नहीं बोल सकता था, ना न्यूज़ वाला, ना जो अखबार वाले हैं, ठीक है, तो कोई भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसने सेंसरशिप लगा रखी थी। सेंसरशिप किस तरीके से होती है, देखो जैसे कोई मीडिया होती है, वहाँ पर अगर कोई गलत कंटेंट है या नेगेटिव कंटेंट है या कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं दिखानी चाहिए, तो उसको सेंसर कर दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझो। तो उसको जब आप क्या कर रहे हो, आप सेंसर कर रहे हो, मतलब जो सही सही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बस वही वही दिखाओगे आप। तो इस तरीके का सिस्टम नेपोलियन ने रखा हुआ था कि उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकता था, उसकी नेगेटिव बातें कोई नहीं बता सकता था, ठीक है। और उसने ना बहुत सारे फॉर्स्ड रिक्रूटमेंट भी किए थे, क्योंकि उसे जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है उसको कॉन्कर करना था, तो बचा हुआ यूरोप को उसे कॉन्कर करना था, इसलिए उसने क्या किया, वो और तो वो अपना उसने बहुत सारी रिक्रूटमेंट की, तो उसके कारण भी बहुत सारे लोग जो थे उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो उसने किए कि फ्यूडल सिस्टम और ये सब उसने किया, लेकिन इन तीन नेगेटिव पॉइंट्स के कारण, टैक्स बढ़ाने के कारण, सेंसरशिप के कारण, और जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी थी उसने, उसके कारण लोग ज़्यादा उससे नाराज थे, ठीक है। तो ये बात हुई नेपोलियन सिविल कोड की। तो फ्रांस के अंदर की बात हम कर चुके हैं। अब हम अगले पार्ट्स में जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग ने क्या क्या किया, कैसे वो नेशन स्टेट बने, अब इसमें हम दो केस स्टडी करेंगे आगे जाके, अबाउट द जर्मनी एंड अबाउट द इटली, कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ उनका और वो कैसे किस तरीके से नेशन स्टेट बने, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।